हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे दक्षिणी भारत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। पिछले लेक्चर सीरीज में आपने देखा था उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। तो अभी जो चल रहा है, अभी जो क्लासेस चल रहे हैं, जो लेक्चर लेकर मैं आ रही हूँ, वो खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड है, खिलजी वंश से रिलेटेड है। तो इसी के साथ खिलजी वंश से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो समाप्त होंगे। तो आज के लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे दक्षिणी भारत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। तो उत्तर भारत में तो आप पढ़ ही चुके हैं, और किस तरह से अपने सैन्य बल और आर्थिक सुधार के आधार पर उसने अपनी सेना को संगठित किया और मजबूत सेना के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सल्तनत काल का वो प्रथम शासक था जिसने अपने आर्थिक सुधारों के बल पर, अपनी सेना के मजबूत सेना के बल पे दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम एक एक करके दक्षिण भारत के उन प्रमुख राज्यों की बात करेंगे जिस पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय पताका फहराई थी। चलिए, अलाउद्दीन की समकालीन दक्षिण भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी, यानी अलाउद्दीन के समकालीन। जिस समय अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत में अपनी शासन फैला रहा था या शासन कर रहा था, उस समय दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। कौन थी? देवगिरी के यादव, दक्षिण पूर्व के तेलंगाना के काकतीय वंश, दक्षिण पश्चिम तेलंगाना के होयसल वंश। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के उद्देश्य के पीछे धन की चाह और विजय की लालसा थी। वह इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। आप जानते हैं ना मलिक काफूर को? पिछले लेक्चर सीरीज में मैंने बताया कि मलिक काफूर कौन था। गुजरात विजय से 1000 दिनार में इस दास के रूप में इसे खरीदा गया था। बाद में इसकी योग्यता के बल पर इसे सैन्य शासन का इसे प्रधान बनाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के सभी प्रमुख विजयों में मलिक काफूर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो और इस तरह से दक्षिण भारत की विजयों में भी मलिक काफूर का महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवगिरी का विजय। देवगिरी कहाँ है? दक्षिण का ही एक राज्य है। देवगिरी पर विजय कब हासिल किया था? 1307 से 1308 के बीच। कहने के लिए तो इसमें यदि मैं विस्तृत करके लिखना चाहती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन मैंने फैक्टफुल बातों को किसके किसके बीच, कब हुई, क्यों हुई, इसके क्या परिणाम निकले और उसके बीच कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, उसको लेकर मैं आई हूँ। आप एक तरह से इसको नोट्स में तैयार कर सकते हैं। यदि आप नेट के विद्यार्थी हैं, नेट की तैयारी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन द्वारा 1292 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किए गए अभियान की सफलता पर वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर देने का वादा किया था। यानी कि इसके पहले भी देवगिरी पर, जब वो गद्दी पर नहीं बैठा था, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था और ये देवगिरी पर चढ़ाई किया था, और उस समय इसे सफलता भी प्राप्त हुई। और वहाँ का शासक रामचंद्र देव था, उसने प्रतिवर्ष कर देने का वादा भी किया था। पर रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव, जिसे सिंहन देव भी कहा जाता है, के हस्तक्षेप से वार्षिक कर का भुगतान रोक दिया गया। अतः नायब मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना को देवगिरी पर धावा बोलने के लिए भेजा गया। अब फिर से अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठ गया तो उसे देवगिरी पर काफूर को भेजा देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। रास्ते में राजा कर्ण को युद्ध में परास्त कर काफूर ने उसकी पुत्री देवल देवी, राजा कर्ण जो था उसको वहाँ परास्त कर दिया जाता है, और उसकी पुत्री देवल देवी जो कमला देवी और राजा कर्ण की पुत्री थी को दिल्ली भेज दिया, जहाँ पर उसका विवाह खिज्र खां से कर दिया गया। खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। रास्ते भर लूटपाट करता हुआ काफूर देवगिरी पहुंचा, और पहुंचते ही उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया।
आपको एक बात और बता दूं मैं, राजा कर्ण जो था, देवल देवी, वो देवगिरी के राजा नहीं थे। उन्होंने देवगिरी में शरण लेने के लिए वो लोग आए थे। और इस तरह से देवल देवी का विवाह खिज्र खां से कर दिया। रास्ते भर लूटपाट करता हुआ काफूर देवगिरी पहुंचा। वहां पहुंचते ही देवगिरी पर आक्रमण किया और इस तरह से भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, जो राजा कर्ण का मित्र भी था। काफूर ने अपार संपत्ति, ढेर सारी हाथियों और राजा रामचंद्र देव के साथ वापस दिल्ली आया। अब वो अपने मालिक या ये कह गया अपने सेवक की भक्ति परायणता दिखाते हुए वह उन्हें उठाकर रामचंद्र देव को दिल्ली लाया और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया। लेकिन खिलजी ने उससे उदारता का व्यवहार किया, उससे मित्रता का व्यवहार किया, उसे राय रायन, यह दिल्ली सल्तनत की एक मुख्य पदवी होती है जो राजा से जस्ट नीचे के क्रम में इसका स्थान आता है। ये राय रायन की उपाधि दी गई किसको? देवगिरी के राजा रामचंद्र को। उसे सुल्तान ने गुजरात की नौसारी जागीर एवं 1 लाख स्वर्ण टंक वापस देकर भेज दिया। कालांतर में राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। बाद में जाकर इसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, इसकी मित्रता के साथ, उदारता के साथ पेश आया और इसे बाद में वह रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तेलंगाना का विजय। तेलंगाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया और उसका सेनापति कौन था, इसके बारे में हम अब आगे देखते हैं। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। नवंबर 1309 में काफूर तेलंगाना के लिए रवाना हुआ। तेलंगाना पर काफूर ने कब आक्रमण किया? 1309 में। रास्ते में रामचंद्र देव ने काफूर की सहायता की। 1310 में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा। वारंगल तेलंगाना का ही एरिया है। प्रताप रुद्र देव ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनाकर, अब यहाँ देखिए कि प्रताप रुद्र देव, तेलंगाना का शासक जो प्रताप रुद्र देव था, कितना कायर था। उसने क्या किया? युद्ध नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया, उसने डायरेक्ट एक सोने की मूर्ति बनवाया और उसके गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि एवं वार्षिक कर देने का वायदे के साथ अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह से खुद आत्मसमर्पण स्वरूप अपनी एक मूर्ति बनाया, उसमें जंजीर डाला सोने का और भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास और इस तरह से वो अधीनता स्वीकार कर लिया। बहुत सारे उपहार भी भेजे अलाउद्दीन खिलजी को। और इसी समय कोहिनूर हीरा जो था, जो आज आप सुनते होंगे, वो कोहिनूर हीरा जो महारानी विक्टोरिया के मुकुट में, क्राउन में लगा हुआ है, वही कोहिनूर हीरा को प्रताप रुद्र देव ने काफूर को दिया और काफूर ने इसे सुल्तान अलाउद्दीन को सौंप दिया। और इस तरह से तेलंगाना पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राज्य था होयसल। होयसल का शासक कौन था? वीर बलाल तृतीय। और इसकी राजधानी कहाँ थी होयसल की? द्वार समुद्र। 1310 में मलिक काफूर ने होयसल के लिए प्रस्थान किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह दक्षिण भारत के विजयों में मुख्य सेनापति के रूप में काफूर जो की भूमिका जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 1311 में साधारण युद्ध के पश्चात बलाल देव ने आत्मसमर्पण कर अलाउद्दीन की अधीनता ग्रहण कर ली। इसने माबर के अभियान में काफूर की सहायता भी की। माबर मैं आपको बता दूं, मालाबार तट जो है दक्षिण का मालाबार तट, उसी को माबर कहा जाता था उस समय। और इसमें होयसल के शासक ने माबर अभियान में काफूर की मदद भी की थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने भलाल देव को खिल्लत, एक मुकुट, छत्र और 10 लाख टंके की थैली भी भेंट किया। बलाल देव या भलाल देव कहें, जो वीर बलाल तृतीय होयसल का जो राजा था। पांड्य देश।
पांड्य देश की विजय। पांड्य देश को माबर या मलाबार के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ के शासक का क्या नाम था? सुंदर पांडे और वीर पांडे। पांड्य देश के 2 शासक थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे। दोनों में हुए सत्ता संघर्ष में सुंदर पांडे पराजित हुआ। अब दोनों के बीच में ही सत्ता के हासिल करने के लिए युद्ध हुआ और इसमें सुंदर पांडे पराजित हुआ। सुंदर पांडे द्वारा सहायता मांगने पर 1311 में काफूर ने पांड्यों के महत्वपूर्ण केंद्र वीरधूल पर आक्रमण कर दिया, पर वीर पांड्या हाथ नहीं आया। काफूर ने वर्मतपति में स्थित लिंग महादेव के सोने के मंदिर में खूब लूटपाट की। इसके अतिरिक्त ढेर सारे मंदिर द्वारा लूटे गए, तोड़े गए। 1311 में काफूर विपुल धन संपत्ति के साथ दिल्ली पहुंचा, परंतु उसे वीर पांड्या को पकड़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। संभवतः धन की दृष्टि से यह काफूर का सर्वाधिक सफल अभियान था। यानी कि यदि आपको कहा जाए कि दक्षिण भारत के वो कौन सा विजय था जिसमें धन संपत्ति, काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त हुई अलाउद्दीन खिलजी को या मलिक काफूर को, लेकिन वहाँ का शासक हाथ नहीं आया, तो वो शासक कौन था? पांड्य देश का शासक वीरबलाल तृतीय। ओके, अब हम देखते हैं देवगिरी का द्वितीय अभियान। एक तो आपने पढ़ा, एक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था गद्दी पर बैठने से पहले। दूसरा फिर अभियान किया जब गद्दी पर बैठने के बाद, और फिर एक गद्दी के बैठने के बाद का ये दूसरा अभियान है। गद्दी पर बैठने पर 2 बार उसने अभियान किया। गद्दी सल्तनत हासिल करने के बाद फर्स्ट अभियान देवगिरी का, ये द्वितीय अभियान था। द्वितीय अभियान कब हुआ? 1312 ईस्वी में। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शंकर देव यानी सिंहन देव ने दिल्ली से संबंध तोड़ लिया। अतः 1313 में काफूर को पुनः देवगिरी भेजा गया। युद्ध में शंकर देव मारा गया। देवगिरी का अधिकांश भाग जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस प्रकार 1315 में काफूर को वापस दिल्ली बुला लिया गया और इस तरह से अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार पश्चिमोत्तर भाग में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में मदुरई तक, पूर्व में वाराणसी और अवध से लेकर पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत था। एक तरह से यदि हम कहें तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। ओके, तो अभी आपने इस लेक्चर सीरीज में देखा दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। इस तरह से खिलजी डायनेस्टी के जो मेन टॉपिक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति ऑफ अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, इसके अलावा उसके साम्राज्य विस्तार, दक्षिण भारत के साम्राज्य विस्तार और उत्तर भारत के साम्राज्य विस्तार। इस तरह से संपूर्ण मेन टॉपिक जो था अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड वो कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आऊँगी वो होगा तुगलक डायनेस्टी। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप ये भी बताएं कि इससे खिलजी डायनेस्टी से और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप करना चाहते हो या मुझसे छूट गया हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो इससे हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा तुगलक डायनेस्टी। बस आप देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। भाई आप एक बार वीडियो देखते हो तो लाइक तो बनता है, तो फिर आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि जो भी आपके मित्र बंधु हैं सबको बताएं ताकि उन्हें भी घर बैठे आसानी से उनके टॉपिक्स और उनके नोट्स तैयार हो जाए। और चैनल को देखते रहे, चैनल को फॉलो कर लें। बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं उपस्थित होंगी। इस तरह से साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।